पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर चुनाव आयोग की कोलकाता में सर्वदलीय बैठक आज। जारी हो सकते हैं नए दिशा निर्देश। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए 45 सीटों पर कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज कई जगह चुनावी रैलियां। भारत दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हितों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। और खेलों में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। ग्रेनाडा के खिलाफ दूसरे लेग के क्वार्टर फाइनल में की 2-0 से जीत दर्ज। अब सेमीफाइनल में होगा एएस रोमा से मुकाबला। आर्सेनल एग्रीगेट 5-1 के स्कोर के साथ जीता क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। और आइए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और एम्स के अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टर्स से बात भी की और मौजूदा हालात और चुनौतियों पर चर्चा की। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोरोना संक्रमण को लेकर भी चर्चा की। इसके बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। रेमडेसिविर के बारे में स्वयं हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए। Testing, isolating and making sure that all infection control measures are taken. We need to be very vigilant. I had already told the hospital administration and the MS to make sure that we have enough medications available, whether it be remdesivir, whether it be steroids, whether it be tocilizumab. So both from NCI and from the trauma center, please make sure that there is enough medication available to treat both the trauma center and NCI to make sure that the oxygen supply is good enough, because we will start requiring HFNCs in large number of patients, which is something which is at sometimes 60 liters per minute. So please make sure that we have enough oxygen. तो कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दवा होनी चाहिए उपलब्ध। और देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों को अपने सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन आने वाले अस्पतालों में कोविड-19 के लिए विशेष वार्ड या फिर ब्लॉक तैयार करने के निर्देश देने की सलाह दी है। इन अस्पतालों या ब्लॉक में कोविड-19 के मामलों के प्रबंधन के लिए अलग से प्रवेश और निकास द्वार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये विशेष अस्पताल, वार्ड्स या ब्लॉक्स में समर्पित स्वास्थ्य कार्यबल के साथ ही ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और विशेष क्रिटिकल केयर यूनिट भी उपलब्ध होनी चाहिए। प्रयोगशाला सेवाएं, इमेजिंग सेवाएं, रसोई, कपड़े धोने सहित सभी आवश्यक सेवाओं से लैस होनी चाहिए। और पत्र में लिखा गया है कि ऐसे डेडिकेटेड अस्पतालों या ब्लॉक्स का विवरण भी
जनता को दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रालयों को लिखे अपने पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि की स्थिति में सभी केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों और उनके सार्वजनिक उपक्रमों और अस्पतालों को पिछले साल की तरह ही सहायक कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और कोविड की स्थिति पर नजर डालें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,24,29,564 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 88.31% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.23% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 93,528 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कोविड-19 के टीके की अब तक 11,72,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, जिनमें से कल 27,30,000 से ज्यादा खुराकें दी गई। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और जांच के क्षेत्र में भी कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 26,34,76,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए, जिनमें से 14,73,000 से ज्यादा सैंपल्स कल ही टेस्ट किए गए। और देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद गंभीर हो रही है। खासकर दिल्ली में हालात खराब है। लगभग 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली में 24 घंटों में ही 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए। संक्रमण दर भी लगातार बढ़ रही है। इन संजीदा हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, जो आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,699 नए मामले देखे गए और पिछले 24 घंटों में 112 लोगों की कोविड के चलते मौत हो गई। तो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुलेंगे, तो वहीं जिम, स्पा, ऑडिटोरियम्स बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं कहा जा रहा है कि जारी रहेंगी। कर्फ्यू पास भी इनके लिए दिया जाएगा। और देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली में कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद और जंतर मंतर को पर्यटकों के लिए आज से बंद कर दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय के फैसले के तहत 3,693 स्मारक और 50 संग्रहालय 15 मई तक बंद रहेंगे। और इस वक्त गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह तेहट्टा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको जनहट्टा। विदाई हो चुकी होगी। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब हमारे वीर शहीद स्वर्गीय सुबोध घोष को याद कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जो बारामुल्ला में पाकिस्तान की गोलीबारी के सामने लड़ते लड़ते शहीद हुए। मैं सोनार गौरांग मंदिर और तेहट्टा ठाकुरपारा के कृष्ण राय जी के मंदिर को भी नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो भूमि है, ये भूमि प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सुधीर चक्रवर्ती, लेखक प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी और पर्वतारोही बसंत सिन्हा की भी भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोग खड़े हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? माताएं बहनें बताएं, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? मित्रों, ये घुसपैठिए जो आते हैं वो मेरे युवाओं की रोजगारी लेकर चले जाते हैं। ये घुसपैठिए जो आते हैं गरीबों का चावल छीन लेते हैं। मित्रों, अगर बंगाल में घुसपैठ की यही स्थिति रही तो आप मेरी बात मानकर चलना, न केवल बंगाल
पूरे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा नजर आ रहा। ये घुसपैठ को रोकने की जो बात है, मुझे बताइए, तृणमूल कांग्रेस और दीदी घुसपैठ को रोक सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, रोक सकते हैं क्या? कम्युनिस्ट और कांग्रेस रोक सकते हैं क्या? वो नहीं रोक सकते, क्योंकि उनकी भी ये घुसपैठी उनकी वोट। घुसपैठ रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मित्रों, सरकार, मैं आपको बताने आया हूं, 2 मई को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इंसान तो छोड़िए, सीमा पार से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार। मित्रों, ये दीदी जो है हमारे मतवा समाज के भाई है, नाम शूद्र समाज के भाई हैं, अन्य समाज के शरणार्थी है। नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बताइए भाई, जोर से बोला, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी कहती है जब तक मैं हूं, मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे दीदी, तो आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल से सीधा प्रसारण। दरअसल छठे चरण के चुनाव के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार जोरों पर है और इससे पहले हम बात कर रहे थे लगातार कोविड के बढ़ते मामलों की, और इस कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार तमाम कदम उठा रही है। इन पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लगातार जो बात उठ रही थी कि बेड्स कम पड़ रहे हैं, मरीजों को, कोविड के मरीजों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है, अब केंद्रीय मंत्रालयों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। क्या हम ये माने, कितना फर्क पड़ सकता है इससे पूरी तस्वीर में? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब पहली लहर थी तब भी सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग सामने आए थे और इस तरह के कदम उठाए थे। देखिए, फर्क ये पड़ेगा कि जो बेड की कैपेसिटी बढ़ेगी, और बेड की कैपेसिटी बढ़ेगी और कोई ना कोई अस्पताल, चूंकि पीएसयू और जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्री है उनके छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, चाहे रेलवे का हो या बाकी दूसरे मंत्रालयों का हो, तो उन मंत्रालयों को भी कहा गया है कि आप डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दें। इससे बेड कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग मरीज भर्ती हो सकेंगे। लेकिन ममता, जरूरत इस बात की है आज के डेट में कि लोगों को जो ऑक्सीजन वाले बेड की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें जो गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बेड तो सब सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या कोई भी सरकार, बेड तो दिखाती है कि मेरे पास बेड बहुत है, लेकिन जनता को जरूरत होती है कि आईसीयू वाले बेड हो या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड हो, इसको बढ़ाने की जरूरत है। और यही अफरा तफरी लोगों के बीच मचा हुआ है। और कुछ ये भी बात आ रही है कि जो कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ही लोग भर्ती होना चाहते हैं, जहां पे ऑलरेडी वो अस्पताल फुल है पूरी तरीके से मरीजों से। बाकी दूसरे जगह पे कोई जाना नहीं चाहता है, क्योंकि ट्रस्ट लेवल नहीं है। ये भी एक देखने को आ रहा है। तो ऐसे में जनता को ये भी बताने की जरूरत है कि जो दूसरे अस्पताल हैं उनमें भी जाकर के अपने मरीज को रख सकेंगे, वहां पे भी जो व्यवस्था है डॉक्टर के पास, उसका लाभ उठाएं, जिससे कि मरीज की जान बचाई जा सके। क्योंकि पिछले 24 घंटे में 2,17,000 मामले आए हैं और 1100 से ज्यादा मौत हुई है। मौत के आंकड़ों को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास पिछले 1 साल में एक्सपीरियंस है इलाज का, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का, उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा मामले आने से लोगों में घबराहट हो गई है। अगर हम मौत के आंकड़ों को देखें तो अगर परसेंटेज में देखें तो काफी कम है, ये 1.30 के आसपास है। तो ये बहुत ज्यादा, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो बहुत ज्यादा नहीं है, सरकार के लिहाज से भी कहा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। लोगों में पैनिक नहीं होना चाहिए। जो लोग घर पे इलाज करा सकते हैं या फिर जिनको माइल्ड सिम्टम है वो घर पे भी रह के इलाज करा सकते हैं। ये तमाम दिशा निर्देश राज्य को केंद्र ने भी दिया है और राज्यों ने अपने अपने जिला प्रशासन को दिया है। बट लेकिन हमने एक और बात आपसे जानना चाहते हैं नितेंद्र, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली लहर के चलते एक पूरी व्यवस्था केंद्र की ओर से विकसित की गई थी ताकि हर स्तर पर हम कोरोना के मामलों को मृत्यु में ना बदलने दें, तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो। उसमें चाहे रेमडेसिविर की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ये तभी सप्लाई भी सुनिश्चित करना इसी तंत्र का एक हिस्सा रहा है। इसके बावजूद अगर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, अगर ऑक्सीजन राज्यों में उसकी कमी हो रही है, तो क्या कारण है इसके पीछे? क्या कहीं प्रशासन का कुप्रबंधन
कि वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं? क्या वक्त रहते कदम नहीं उठा पा रही हैं सरकारें? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि रेमडेसिविर एक तरफ सरकार कहती है कि हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है, दूसरी तरफ अस्पतालों को ये निर्देश दिया गया कि अस्पताल से ही ये दवा मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इसको बाहर नहीं, ओवर द काउंटर नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जितने भी कोविड अस्पताल हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, वो मरीजों से कह रहे हैं कि आप जाके रेमडेसिविर खरीद करके लाइए। आप बताइए, अगर एक सरकार कह रही है कि वो सिर्फ अस्पताल में मिलेगा और मरीज को बाहर से खरीदने के लिए अस्पताल कह रहा है, तो समस्या यहीं पे आ रही है। हर मरीज, कम से कम हम लोग के पास भी, चाहे हर आदमी जो भी पहुंच वाला है उसके पास लोग फोन कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से अरेंज कराइए। ये कैसे संभव है जब अस्पताल को निर्देश दिया गया है और राज्यों की जिम्मेदारी है, उनके ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि डायरेक्ट राज्य अस्पताल में सुविधा उपलब्ध हो इस दवा का, खासतौर पे जहां पे कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है। लेकिन ये नहीं हो रहा है ममता, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ये नहीं हो रहा है और मरीज परेशान है। तो ये जरूरत है सरकार, राज्य सरकारों को कि अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स को कहे या फिर अपने सिस्टम में कहे कि डायरेक्ट वो अस्पतालों में उस दवा को पहुंचाया जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए विभिन्न जिलों में पहुंचाया है। ये अभी बहुत जरूरत है, नहीं तो लोग दर दर भटक रहे इस दवा के लिए, इस इंजेक्शन के लिए। जी नितेंद्र, साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों से क्या खबरें आ रही हैं? क्योंकि डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट की उपलब्धता एक बड़ा सवाल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश ने एमबीबीएस के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहा है कि आप ड्यूटी पर आ जाइए कोविड के लिए, तो ऐसी पहल क्या वक्त की जरूरत दिखती है? जी बिल्कुल, वक्त की जरूरत है। एक समय आया था जब ट्रेनिंग दी गई थी तमाम डॉक्टर्स को, चाहे सेंटर की तरफ से एम्स के डॉक्टर ट्रेनिंग दे रहे थे, राज्य के डॉक्टर अपने जिला स्तर और जो ब्लॉक स्तर पे डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे रहे थे। अभी भी एम्स में मंगलवार को और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के तमाम हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये ऑप्शन खुला हुआ है। देश के कोई भी अस्पताल सीधे सवाल कर सकता है मंगलवार को वेबिनार के जरिए और शुक्रवार को। और जिला प्रशासन भी और राज्यों से कहा गया है कि आप अपने ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे अब व्यवस्था को करें, क्योंकि अब कोरोना के मामले टायर 2, टायर 3 शहरों में पहुंच गए। आप चाहे लखनऊ देखे, रांची देखे, पटना देखे, भोपाल देखे, इंदौर देखे, ग्वालियर देखे, इन शहरों में अफरा तफरी का माहौल है और बेड नहीं मिल रहे हैं। और इसके बाद जो नीचे वाले, ये तो राजधानी है, बड़े शहर है राज्यों के, अगर उसके नीचे वाले जिलों में पहुंचेंगे तो क्या हाल होगी। इसलिए अभी से तैयारी की जरूरत है, क्योंकि ट्रेवल इतना हुआ है, त्योहार के समय में लोग इतने मिले हैं कि अब एक तरह से घर घर पहुंच चुका है कोरोना वायरस, ऑलमोस्ट देखा जाए तो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। इसीलिए अभी से प्रशासन को तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं आप नितेंद्र, और जैसा आपने कहा ये अहम जानकारी भी है कि ब्लॉक स्तर, जिला स्तर के जो हमारे कर्मी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उन्हें भी लेनी चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी और मरीजों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी कड़े उपाय किए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की जनता से अपील की है कि लोग कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,695 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और 349 मरीजों की मौत हो गई है। पूरे राज्य में संचार बंदी जारी है। 1 मई तक धारा 144 लागू है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। शिशिर, जिस तरह के कड़े प्रतिबंध सरकार ने लागू किए हैं, जमीन पर उनका क्या प्रभाव दिखता है? हालांकि सड़कें जरूर हमें खाली दिख रही हैं। शिशिर, आपको हमारी आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहते हैं कि जो कड़े कदम
सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने उठाए हैं, उसका जमीन पर क्या असर दिख रहा है, खास तौर पर अगर हम आवश्यक सेवाओं की बात करें जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए? माफी चाहते हैं, शिशिर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि महाराष्ट्र की सरकार ने कड़े कदम जारी कर दिए हैं, जिनके तहत तमाम लोगों को भी ये दिशा निर्देश वो उनका पालन करें, इस बात का आह्वान किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक की बात करते हैं, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संबंधी कड़ी पाबंदियों को लागू करने पर फैसला 20 अप्रैल के बाद लिया जाएगा। तब तक बेंगलुरु और 8 अन्य जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। और बात उत्तर प्रदेश की, जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और राजधानी लखनऊ के हालात बिगड़ने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कहने पर डीआरडीओ की टीम लखनऊ पहुंचेगी। ये टीम 2 जगहों पर 500-600 बेड की क्षमता वाले 2 कोविड अस्पताल तैयार करेगी। तो उत्तर प्रदेश में भी खासतौर पर लखनऊ में हालात गंभीर हैं, जिनके चलते ये महत्वपूर्ण फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर टीम 11 के साथ बैठक की। यूपी सरकार ने डिफेंस एक्सपो स्थल पर 1000 बेड का नया अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए हैं। और तेलंगाना सरकार ने कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी परीक्षा रद्द कर दी है। 12वीं के बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। राज्य के विशेष मुख्य सचिव चित्रा रामचंद्र ने कहा है कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का आकलन राज्य के एसएससी बोर्ड द्वारा विकसित मानदंड के आधार पर किया जाएगा। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और कोविड की स्थिति की समीक्षा के बाद जून के पहले सप्ताह में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से कम 15 दिन पहले विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी ताकि वो तैयारी कर सकें। और इंटरमीडिएट के पहले वर्ष के विद्यार्थियों को अब बिना किसी परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है तेलंगाना के द्वारा। और मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद दिखी। इस दौरान पुलिस वाहनों की जांच करती हुई नजर आई। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया हुआ है, जिसका असर सड़कों पर भी दिख रहा है। सब कुछ बंद नजर आ रहा है। कर्फ्यू के चलते लोग बाहर ना निकले, इसी की एहतियात बरतते हुए ही सरकार ने ये कड़ा फैसला लेते हुए ये कर्फ्यू लगाया है। तो विभिन्न राज्य विभिन्न कड़े कदम उठा रहे हैं, किसी तरह से कोविड के संक्रमण ना फैले इस दिशा में कदम उठाते हुए ही। हालांकि हमने देखा किस तरीके से विभिन्न स्तर पर सरकारें भी अपने आबादी से, लोगों से, जनता से इस बात की गुजारिश करती हुई नजर आई कि आप दूरी बनाए रखें, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो रहा था, इसी के चलते अब राज्य सरकारों को ये कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। और एक बार फिर रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का। मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर सेलार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित कोविड के मामलों से, और अब वहां पर कई कड़े कदम उठाए गए हैं जो अब जमीन पर लागू हो चुके हैं। कितना असर दिख रहा है जमीन पर? और जैसा मैंने पहले भी पूछा कि आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचने बहुत जरूरी हैं, क्या वो लोगों तक पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल होता, देखिए महत्वपूर्ण बात अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में हालांकि ये दूसरा दिन है लॉकडाउन का, और ऐसे में कल से हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से ये पूरी तरीके से जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए है और कठोर प्रतिबंध जो लगाए है, उसकी वजह से सड़कों पर अब भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है। हालांकि बात करें बस स्टॉप्स की या फिर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर भी इतनी भीड़ हम नहीं देख पा रहे। जाहिर सी बात है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो अपेक्षा थी कि लॉकडाउन के जरिए जो बढ़ रहे नंबर उन पर कंट्रोल किया जाए, तो आने वाले समय में शायद इसका असर जरूर दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो नंबर हर दिन महाराष्ट्र में हम देख पा रहे हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं, तकरीबन कल की बात करें तो 61,000 केसेस महाराष्ट्र में पाए गए हैं।
हर रोज हालांकि 50,000 से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में जो है इस वक्त अगर देखा जाए मौजूदा स्थिति में लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में इन सभी लोगों को सुविधा पहुंचाना, स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना सबसे चुनौतीपूर्ण जो काम इस वक्त सरकार के पास दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसे में अगर देखा जाए तो हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करते हैं, जिसकी किल्लत महाराष्ट्र में कई जगह पर पाई गई है। लोग जो है कई जगह पर धरने पर भी बैठे, चूंकि ये इंजेक्शन उस इलाके में नहीं मिल रहा था। वही दूसरी ओर अगर बात करें तो ऑक्सीजन बेड्स की जो है उपलब्धता वो भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र के कुछ जिलों में अगर देखा जाए तो लोगों को ऑक्सीजन बेड जो है वक्त पर नहीं मिल रहे, तो ये भी एक दिक्कत पेश आ रही है। हालांकि इन दोनों समस्याओं पर सरकार ने यह कहा है कि इसके बारे में जो जल्द से जल्द निजात देने की कोशिश सरकार करेगी, और इसीलिए फिर चाहे रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियां हो, उनसे इस वक्त सरकार जो है बातचीत कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई महाराष्ट्र को मिले रेमडेसिविर का, ये भी ध्यान दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो आसपास के राज्य है वहां से ऑक्सीजन सप्लाई किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार को मिलेगी, इस पर भी जो है सरकार ध्यान दे रही। तो ऐसे में जहां पर एक तरफ केसेस बढ़ रहे, वही दूसरी तरफ संसाधनों को उसी तरह लोगों तक पहुंचाना, ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बात करें मुंबई की, तो मुंबई में ये आंकड़े जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब मुंबई में महानगर पालिका जो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है मुंबई की, उन्होंने डिसीजन लिया कि जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए, मतलब जो लोग विदेश से यहाँ पर आएंगे उनके लिए मुंबई एयरपोर्ट के पास ही जो है 2 होटल्स लिए गए हैं, वहां पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा। हालांकि कुछ 5 स्टार होटल्स ने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जो है एक देखा जाए तो ज्वाइन अप कर लिया है। यानी शिशिर हम समझ सकते हैं कि राज्य सरकार विभिन्न स्तर पर कदम उठा रही है ताकि पाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में मुंबई में अगर देखा जाए पिछले 10 दिनों में 3 एक्स्ट्रा जो है जंबो कोविड सेंटर बनाए गए। हालांकि अगर पिछले लॉकडाउन की बात करें तो जंबो कोविड सेंटर की संख्या जो थी महाराष्ट्र में ज्यादा थी, क्योंकि अगर देखा जाए बीच के दौर में ये जिस प्रकार से कोरोना के मामले घटे, उसके बाद ये कोविड सेंटर्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब फिर से उनको शुरू करने की कोशिश सरकार कर रही है। और जहां जहां ये केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा बेड्स मिले, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, इसकी सरकार जो है प्रावधान कर रही है। यानी ये समझ सकते हैं कि बड़े स्तर पर राज्य सरकार तमाम कदम उठा रही है ताकि कोविड संक्रमण को तो रोका जा सके, लेकिन साथ ही साथ कोविड के मरीजों को भी सभी सुविधाएं हासिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए। और अब बात ताजा खबर की। हमारा देश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और ऐसे में हर साल इंतजार रहता है मौसम विभाग के मॉनसून पूर्वानुमान का, और आज ये पूर्वानुमान सामने आ गया है। आपको बता देते हैं कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान रखा है उसके अनुसार 2021 में सामान्य मॉनसून रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर भी है ये कि मॉनसून 2021 में पूरी तरह सामान्य रहेगा, और साथ ही मौसम विभाग ने जो पहला पूर्वानुमान है मॉनसून का वो जारी कर दिया है। तो ये पहला पूर्वानुमान जिसे आज जारी किया गया है, और इसके तहत ये कहा गया है कि जून से लेकर सितंबर तक सामान्य बारिश, देश भर में सामान्य बारिश देखी जाएगी। और अलग अलग हिस्सों की बात करें तो कहीं सामान्य और कहीं सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। दरअसल मौसम विभाग ने 98% तक की वर्षा का पूर्वानुमान जताया है, और सामान्य जो स्तर है उसे 96 से 104% तक का माना जाता है। और मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार अल नीनो का असर कम रहेगा। दरअसल अल नीनो की वजह से वर्षा कम होती है, लेकिन इस बार उसका असर नहीं रहेगा। पहली बार मानसिक पूर्वानुमान के लिए भी एक नई तकनीक मल्टी मॉडल एंसेंबल का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये तकनीक विश्व भर में पहले से ही प्रयोग की जा रही है। अब भारत का मौसम विभाग भी इसे प्रयोग करते हुए मासिक पूर्वानुमान देगा। पहले चरण का पूर्वानुमान अप्रैल में, जैसा हमने देखा आज पूर्वानुमान, पहला पूर्वानुमान दे दिया गया है। दूसरे चरण का पूर्वानुमान मई में दिया जाएगा, और ये कहा गया है कि उसके बाद हर महीने के आखिरी सप्ताह में, यानी मासिक पूर्वानुमान मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों के अंतिम सप्ताह में हर महीने पूर्वानुमान दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर ये कि इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण खबर। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने। This is a really good news for the country. So last 2 years we had experienced very above normal monsoon rainfall, and so this year we are expecting a normal monsoon. This will really help India to have a good agriculture crop output. So except for eastern and northeastern parts, like some parts of Orissa, Jharkhand, some parts of Bihar, and Assam, Meghalaya, etc.,
The remaining parts we are expecting either normal or above normal rainfall. And if you take it on all India average, it comes to around 98%. आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। पश्चिम बंगाल में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जगमोहन और राज्य के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में बाकी 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही सामाजिक दूरी और कोविड-19 से जुड़े विभिन्न नियमों के पालन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों से बैठक के लिए केवल एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है, तो सबकी नजर रहेगी इस बैठक पर। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस चरण में राज्य के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों के लिए कल यानी शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में 1 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता 39 महिलाओं सहित कुल 319 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए कुल 15,789 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कांग्रेस, वाम दल और उसके सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी चुनावी मैदान में हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 25, कांग्रेस 11, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 2, आरएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा एनपीपी एक सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी 32 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में राज्य सरकार में मंत्री गौतम देव, तापस राय, मृत्यु बसु, सिद्दीकुल्ला चौधरी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मेयर और भाजपा उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता भी चुनावी मैदान में हैं। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, सबसे पहले कल के चुनाव को लेकर कैसी है तैयारियां, क्योंकि पिछले 4 चरणों में हम देख चुके हैं कि हिंसा की वारदातें भी सामने आई हैं, इसलिए अब अगले चरणों पर नजर रखी है कि कितनी पुख्ता है तैयारियां। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह की हिंसा पिछले चरण में देखने को मिली थी उस तरह की हिंसा ना देखने को मिले। यही कारण है कि अतिरिक्त जो फोर्स है वो लगाया गया है। इसके अलावा तमाम जिलों के एसपी और जो मजिस्ट्रेट हैं उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए। तमाम कोविड नियम है उनका पालन किया जाना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी लगातार चुनाव आयोग अपील कर रही है और आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक, बता दूं ममता की, यहीं चल रही है कोलकाता में। 2 बजे के करीब ये जो बैठक है वो शुरू होगी, जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे हम राष्ट्रीय बात करें और चाहे राज्य की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सभी अपने अपने एक प्रतिनिधि को यहाँ पर भेज रहे हैं। चुनाव आयोग के ये साफ दिशा निर्देश हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने एक ही प्रतिनिधि को भेजें, क्योंकि जिस तरीके से पिछले अगर हम चरणों में देखें, जिस तरीके से कैंपेन लगातार की जा रही थी, चाहे किसी भी हम दल की बात करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कि कोविड के जो नियम हैं उनका उल्लंघन हो रहा था उन रैलियों में, और जो पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियां थी। और ख़ासतौर से जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसने ये चुनाव आयोग से कहा था कि इस तरह का पालन होना चाहिए कि जो कोविड के जो नियम हैं वो उनका जो पालन है वो सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोगों की जान है उसको बचाई जा सके, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो कोरोना है वो बंगाल में फैल रहा है, पश्चिम बंगाल में फैल रहा है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने ये बैठक बुलाई है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, ये सलाह मशवरा करने के लिए कि किस तरह से आगे जो आने वाले चरण हैं वहाँ पर जो कोविड के जो नियम हैं उनका किस तरीके से पालन किया जा सकता है, या भारी भरकम जो भीड़ है उसको कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार भी है ममता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 ये अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण और ठीक तरीके से चुनाव संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग के पास है। नीरज, क्या ऐसे में हम ये भी देख सकते हैं कि और उसके बाद ही ये निर्णय हो पाएगा जी कि आज के इस बैठक के बाद जैसा रुख हम देख रहे हैं चुनाव आयोग का, कुछ सख्ती करने के मूड में दिखता है चुनाव आयोग के, कुछ कड़े कदम उठाए जाएं ताकि कोविड चुनावों को प्रभावित ना कर सके। लेकिन क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं, कुछ कड़े दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं? और क्या लगता है अगर पाबंदियां लगती हैं प्रचार पर, कितने लोग एकत्रित हो सकते हैं इत्यादि,
चुनाव प्रचार पर आने वाले चरणों में क्या असर देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कठोर कदम चुनाव आयोग निश्चित तौर पर उठा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार भी होता है और उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि जिस तरीके से कोरोना पूरे राज्य में फैल रहा है, तो जो लोग हैं वो प्रभावित ना हो पाए कोरोना से। इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव आयोग दे सकता है। जहाँ तक बड़ी बड़ी रैलियां और जो प्रचार है उस पर भी हो सकता है कि चुनाव आयोग कुछ संज्ञान ले कि किस तरीके से वो जो डोर टू डोर कैंपेन है उसको मंजूरी दे सकता है, या फिर जो बड़ी बड़ी रैलियां हैं उनसे ये कह सकता है कि उन रैलियों में आप रैलियां कर सकते हैं, लेकिन जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, उसका पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि रैलियों में बड़ी संख्या में आते थे, ना तो मास्क का प्रयोग करते थे और ना ही जो सोशल डिस्टेंस है उसका प्रयोग करते थे। तो चुनाव आयोग अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं उनके साथ बैठकर डिस्कस कर रहा है और हो सकता है ममता कि चुनाव आयोग कैंपेन को लेकर कुछ सख्त कदम उठा सकता है, ताकि कोरोना का जो प्रभाव है वो यहाँ के जो आम लोग हैं उनको ज्यादा प्रभावित ना करें। जी, यानी नीरज, कुछ सख्त पाबंदियों की संभावना दिखती है इस बैठक से। फिलहाल नजर बनाए रखें, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कोलकाता से जुड़ने के लिए। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हितों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा जारी है। 2 दिन के दौरे पर अब्दुल्ला शाहिद कल नई दिल्ली पहुंचे थे। मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच करीबी द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की संभावना है। साथ ही विदेश मंत्री शाहिद डिजिटल माध्यम से रायसीना डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे। और मालदीव के केंद्रीय मंत्री की इस बैठक पर और जानकारी के साथ अभिषेक झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ऐसे वक्त में जबकि कोविड का कहर हर रोज देख रहे हैं हम, मालदीव के विदेश मंत्री का भारत दौरा, क्या मायने हैं इस दौरे के? देखिए ममता, ये जो पूरा दौरा है निश्चित रूप से भारत का जो हिंद महासागर में एक प्रमुख सहयोगी है मालदीव, उसके साथ द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने की तरफ एक कदम है। जो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद वो दिल्ली आए हैं, तो उसके पीछे 2 मुख्य वजह हैं। रायसीना डायलॉग जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक डिस्कशंस का भारत सरकार की विदेश मंत्रालय और ORF के द्वारा, उसमें उनको शिरकत करनी है। और दूसरा, भारत के विदेश मंत्री से उनकी आज जो मुलाकात रही, दोनों पक्षों ने ऐसा समझा जा रहा है कि जो बहुत सारे द्विपक्षीय मुद्दे हैं, शांति, सुरक्षा और सहायता की, उन पर चर्चा की है। मालदीव ने लगातार इस बात के लिए भारत को धन्यवाद दिया है कि कोविड महामारी के समय जिस तरीके से भारत ने पिछले 1 साल में मालदीव को मदद पहुंचाई है, चाहे वो रसद की हो, चाहे आप कोविड से जुड़े हुए जो तमाम मेडिकल इक्विपमेंट या एड है या मेडिकल असिस्टेंस है उसकी हो, या फिर वैक्सीन की कोविड जो वैक्सीन मैत्री के तहत मालदीव पहले देशों में शुमार था जिसमें कि भारत ने वैक्सीन की खेप पहुंचाई थी। और अभी करीब करीब 67% जो मालदीव की आबादी है उसको 1 डोज वैक्सीन का लग चुका है। तो बहुत ज्यादा इस बात के लिए मालदीव ने भारत का आभार भी व्यक्त किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। मालदीव भारत का एक बहुत ही करीबी सहयोगी देश और इंडियन ओशन रीजन में भी बहुत अहमियत रखता है ये देश हमारे लिए। शुक्रिया हमारी जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें मिड डे प्राइम। अरे मामा जी, अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आइए देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और बात शेयर बाजार की करते हैं तो सप्ताह के अंतिम दिन घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 103 अंकों की बढ़त के साथ 48,933 पर खुला। निफ्टी भी 25 अंक बढ़कर 14,606 पर खुला है। गुरुवार को सेंसेक्स 259 अंक चढ़कर 48,800 के पार बंद हुआ था।
आइए अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें अशोक मरतोलिया के साथ। तो अशोक, क्या कुछ है खास आज खेल प्राइम में? शुक्रिया ममता। स्पोर्ट्स प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं टेनिस से। बिली जीन किंग कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले में आज भारत का सामना लातविया से होगा। भारत की शीर्ष क्रम की खिलाड़ी अंकिता रैना पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन जेलिना ओस्टेपेंको के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। इस बीच विश्व के 47वें नंबर के खिलाड़ी सेवस्तोवा दिन के दूसरे एकल में करमनथांडी के खिलाफ खेलेंगी। 2 रिवर्स सिंगल्स और डबल्स मुकाबले इस शनिवार को खेले जाएंगे। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना युगल में डायना और डेनियला बिजमैन के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। एक बार फिर से बात करते टेनिस की। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ब्रिटेन के डैन इवांस के हाथों मोंटे कार्लो मास्टर्स प्रतियोगिता में 6-4, 7-5 से शिकस्त खानी पड़ी है। जोकोविच को लंबे वक्त बाद इस तरह का हार का सामना करना पड़ा है। मैच में शिकस्त मिलने के बाद जोकोविच ने कहा कि यह हार उनके लिए बड़ा भयावह है। यह पहली बार है जब 33वीं रैंक के किसी खिलाड़ी के हाथों विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को शिकस्त झेलनी पड़ी हो। पहले सेट को गंवाने के बाद इस दूसरे सेट में जोकोविच ने मैच को टाई ब्रेकर तक लेकर संघर्ष तो जरूर किया, पर वे मुकाबले को जीत में तब्दील नहीं कर सके। बात करते हैं फुटबॉल की। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। ग्रेनाडा के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग के मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2-0 से जीत दर्ज की। मैच में पहला गोल इडन्स कवानी ने 6वें मिनट में ही करने में कामयाबी पाई। इसके बाद 90वें मिनट में मेन्यू के ब्रूनो फर्नांडेज द्वारा लगाई गई किक को हेडर के जरिए क्लियर करने के चक्कर में ग्रेनाडा के खिलाड़ी वैल्यू द्वारा गेंद अपने ही गोल पोस्ट में चली गई और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बढ़त 2-0 हो गई। पहले लेग में भी मेन्यू ने 2-0 से जीत हासिल की थी। इस तरह 4-0 के एग्रीगेट स्कोर के साथ ही वो सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। सेमीफाइनल में अब उनका मुकाबला AS रोमा के साथ होगा। बात करते हैं आर्सेनल की। यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग के एक मुकाबले में आर्सेनल का सामना स्लाविया प्राग के साथ था। पहले लेग में स्कोर 1-1 रहा, लेकिन दूसरे लेग शुरुआत से ही आर्सेनल का दबदबा देखने को मिला। पहले हाफ में आर्सेनल की टीम 3-0 से आगे हो गई। मैच के दूसरे हाफ में पेन ने आर्सेनल के लिए एक और गोल कर अपनी टीम को 4-0 से बढ़त दिला दी। इस तरह आर्सेनल की टीम 5-1 के एग्रीगेट स्कोर के साथ यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही, जहां उनका सामना विलारियल के साथ होगा। तो फिलहाल स्पोर्ट्स प्राइम में इतना ही। वापस चलते हैं ममता के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कि तमाम खेल खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। अमेरिका के इंडियानापोलिस शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक फेडेक्स सर्विस में गोलीबारी में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस प्रवक्ता गेने कुक ने घटना की जानकारी दी। इस घटना में घायल हुए लोगों को नजदीक के अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। इंडियाना राज्य पुलिस के पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी सार्जेंट जॉन पेरिन ने फेडेक्स कर्मचारियों के रिश्तेदारों को एक स्थानीय हॉलिडे इन में इकट्ठा होने के लिए कहा है। फेडेक्स कंपनी के प्रवक्ता ने घटना के बारे में जानकारी होने की बात कही है। और अमेरिका ने पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने और अमेरिकी संघीय एजेंसियों में सेंधमारी करने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए कल उसके 10 राजनयिकों को निष्कासित करने तथा 30 से अधिक लोगों और प्रमुख वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बाइडेन प्रशासन ने विदेश विभाग और वित्त विभाग के साथ तालमेल करते हुए शासकीय आदेश में प्रतिबंधों की घोषणा की। शासकीय आदेश में ये संदेश दिया गया है कि अगर रूस अपनी अस्थिरता पैदा करने वाली अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को जारी रखता है या बढ़ाता है, तो अमेरिका उस पर रणनीतिक एवं आर्थिक रूप से प्रभावी कार्रवाई करेगा।
I was clear with President Putin that we could have gone further, but I chose not to do so. I chose to be proportionate. The United States is not looking to kick off a cycle of escalation and conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. If Russia continues to interfere with our democracy, I'm prepared to take further actions to respond. Now is the time to de-escalate. The way forward is through thoughtful dialogue and diplomatic process. The U.S. is prepared to continue constructively to move toward that process. इराक की राजधानी बगदाद के सदर सिटी में कार बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए। कार को एक व्यस्त बाजार में पार्क किया गया था। धमाके के बाद बाजार से काला धुआं निकलता दिखाई दिया। धमाके में घायल लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। धमाके के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया। इस हमले की तत्काल किसी भी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ये इस साल का दूसरा बड़ा कार बम धमाका है। जनवरी में भी बगदाद में हुए हमले में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई थी। तुर्की और यूनान के विदेश मंत्री कल अंकारा में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक दूसरे से ही भिड़ गए। दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर बनाने से शुरू हुई बातचीत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक जा पहुंची। पश्चिमी भूमध्य सागर में सीमाओं को लेकर दोनों देशों में महीनों से चले आ रहे तनाव को दूर करने के लिए यूनान के विदेश मंत्री निकोल डेंडियास तुर्की की यात्रा पर पहुंचे थे, जहां उन्हें राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और अपने तुर्क समकक्ष से बातचीत की। पिछले साल दोनों देशों की नौसेनाओं के सामने आने के बाद से ही ये इस स्तर का पहला दौरा है। याद रहे कि तुर्की और यूनान दोनों ही नाटो का हिस्सा हैं, लेकिन बहुत से मामलों पर इन दोनों देशों में आपस में काफी तनाव है। और वहां रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव को देखते हुए आज यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के बीच त्रिपक्षीय वार्ता होगी। इस बातचीत के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पेरिस जाएंगे, जहां वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे और इस बातचीत में जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हिस्सा लेंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया है कि आज की वार्ता नॉर्मंडी प्रारूप की एक वार्ता का रास्ता बनाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये वार्ता कब और कहां हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज की त्रिपक्षीय वार्ता नॉर्मंडी वार्ता की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ मौजूदा विवाद का विषय बने डोनबास क्षेत्र में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पश्चिमी यूक्रेन में जारी हिंसक टकराव के बारे में रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। इस क्षेत्र में यूक्रेनी सेनाएं रूसी समर्थन प्राप्त बलों से निपटने में लगी हैं। 2014 से जारी इस संघर्ष में अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी रूस पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो यूक्रेन की पश्चिमी सीमाओं के पास उकसावे की नीयत से अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस मामले में समर्थन के लिए तुर्की का आभार जताया है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या की बात करें तो ये 13 करोड़ 96 लाख के पार हो चुकी है, जबकि 29,98,000 से ज्यादा लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 11 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में सबसे अधिक 3 करोड़ 22 लाख मामलों और 5,78,000 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। तो वहीं ब्राजील में अब तक 1 करोड़ 37 लाख मामले हैं, 3,65,000 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। और अर्जेंटीना की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा स्कूल बंद करने के निर्णय के खिलाफ कल बड़ी संख्या में अभिभावक और बच्चों ने राष्ट्रपति निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय ध्वज लहराते प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति निवास के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। अर्जेंटीना में सरकार ने स्कूलों में 2 सप्ताह के लिए कक्षाएं निलंबित करने की घोषणा की है। अर्जेंटीना ने कोरोना संक्रमण के अब तक यहां 26,29,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं महामारी से अब तक 98,900 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और दक्षिण अमेरिकी देश चिली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सख्त लॉकडाउन और देश में तेजी से हो रहे टीकाकरण कार्यक्रम के कारण कोविड की दूसरी लहर के रिकॉर्ड संख्या के मामलों में और कमी आने की उम्मीद जताई है। टीकाकरण कार्यक्रम से मरीजों की संख्या अब बढ़ना कम हुई है। चिली में 1/3 आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है।
और अब तक कम से कम एक खुराक के साथ 1.5 करोड़ आबादी का 50% टीकाकरण किया जा चुका है और 32.7% की कोरोना की दोनों खुराकें जनता को दी जा चुकी हैं। चिली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कड़े लॉकडाउन का प्रभाव अब देश के 80% से अधिक क्षेत्रों में है और इस बीच चिली आज वास्तविक आंकड़े जारी करने वाले पहले देशों में से एक होगा जो ये दिखाएगा कि गंभीर बीमारी और मृत्यु को कम करने में टीके कितने प्रभावी हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉची ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी नियामक जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर लगी रोक को हटाने और इसे ट्रैक पर वापस लाने के लिए त्वरित निर्णय लेंगे। डॉक्टर फॉची ने कहा है कि वैक्सीन पर रोक लगाना इस बात का संकेत था कि सीडीसी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर फिलहाल अस्थायी रोक लगी है क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने के 6 मामले सामने आए थे। और वहीं पुर्तगाल में 19 अप्रैल से कोरोना पाबंदियों में और ढील दी जाएगी। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में तीसरी बार ढील दी जाएगी। पुर्तगाल के नगर पालिकाओं में कठोर पाबंदियां लगी रहेंगी, जहां पर कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। पुर्तगाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण जनवरी में लॉकडाउन लगाया था और फिर पिछले महीने से पाबंदियों को कम करना शुरू किया, जिसके तहत कुछ स्कूलों, रेस्तरां, कैफे, संग्रहालय और सैलून खोले गए। पुर्तगाल में अब तक 8,29,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 16,933 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने कल कोरोना टीके की पहली खुराक ली। निकोला स्टर्जन ने एस्ट्राजेनेका टीके की पहली खुराक ली। ग्लासगो में जन टीकाकरण केंद्र पर पहली खुराक लेने के बाद स्टर्जन ने कहा कि वो ठीक महसूस कर रही हैं। यूरोपीय देशों और ब्रिटेन के नियामकों द्वारा एस्ट्राजेनेका टीके के रक्त का थक्का जमने की पुष्टि किए जाने के बाद कुछ देशों ने एस्ट्राजेनेका टीके पर पाबंदी लगा दी है, जबकि कुछ देश एस्ट्राजेनेका के टीके के लाभ के कारण टीके लगने दे रहे हैं। और मिड डे प्राइम में अब बात लाइफ प्राइम की। देश भर में नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है और नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण देवी के इस रूप को कुष्मांडा कहा गया है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोरोना के मामलों पर लगाम कसने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।